एक भारतीय के रूप में हमारे इतिहास का सबसे चिंताजनक और निराशाजनक हिस्सा ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुशासन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासनकाल और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ज़्यादा फर्क नहीं था। गुलाम हम पहले भी थे और आज़ादी के बाद भी थे। और वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के शासन चलाने के सारे हथकंडे उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिए थे। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करवाया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया और एक तरह से कांग्रेस अपने आप पर ध्यानाकर्षण बनाने में सफल रही। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस ने भारत के जवानों को प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया और लाखों की संख्या में उनकी मृत्यु हुई। वो एक ऐसी जंग थी जिससे कभी भी भारतीय का कोई लेना देना नहीं था। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बिना किसी कारण के युद्ध करें और बिना किसी कारण की लड़ाई में हमारे लाखों जवान शहीद हो जाएं। और आज़ादी हमें कहाँ मिली? देश का बंटवारा हुआ, हमारी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बना और जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए हामी भरी थी उसमें से अधिकांश भारत में ही रह गए और बंटवारा बेकार कर दिया। संविधान की दुहाई देकर भारत की आत्मा जिस कौम में बसती है वैसे हिंदू समाज को दबाया जाने लगा, जो आज भी चल रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर और कभी जनसंख्या जिहाद करके। और इनका विरोध करो तो सर तन से जुदा। ये हमेशा से मुझे लगा है कि सारी घटनाएं पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत की गई साजिश ज़्यादा लगती है। दोस्तों, कुछ ऐसी और दूसरी कुछ एक निराशाजनक भावना ने मुझे कुछ वीडियो की श्रृंखला बनाने के लिए प्रेरित किया है। ये पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद आज़ाद भारत में सत्ता के शिखर पर दशकों तक रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संदिग्ध भूमिका पर केंद्रित रहेगी। मुख्य रूप से कैसे इस संस्थान ने भारत, भारतीय जनता और भारतीयता पर कुठाराघात किया। सदियों से पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों के शासनकाल दरमियान प्रताड़ित हिंदुओं के घावों को भरने की जगह उसे कुरेद कर और गहरा किया। कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन उन नेताओं के बारे में भी बात करूंगा जिसमें नेहरू, गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने भारत की जनता ने भरोसा किया था। लोग इस दोहरे चरित्र की चर्चा करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित भी किया, उनसे सारे मान सम्मान भी पाए और अंत में फायदा सिर्फ मुसलमानों का। मुस्लिम तुष्टीकरण की ये एक ऐसी मिसाल बनी कि आज तक देश और दुनिया के लगभग सभी देशों में उसे पाया जाता है और सारी दुनिया उसको अब फॉलो भी करती। बदकिस्मती से ये भारत में शुरू हुई और इसके नायक गांधी थे। मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में एक देश दिया, पैसे दिए और कश्मीर का 1/3 और गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान को दे दिया। बलूचिस्तान जो भारत के साथ जुड़ना चाहता था उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये सारी हकीकत हमें भारत की स्वतंत्रता और उसके विभाजन के दौरान कांग्रेस की भूमिका की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करता है। इस सीरीज के दरमियान हर एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस परिप्रेक्ष्य में हुई और कैसे हुई और आगे चलकर कैसे
वो एक मुख्य राजनैतिक पार्टी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मुखौटा थी जिसका मुख्य उद्देश्य 1857 जैसी किसी भी क्रांति के हालात को दोबारा बनने से रोकना था। दोस्तों, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी भारतीय थी ही नहीं। मेरे इस चैनल AKM डीप एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको तुरंत से मिल सके। आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा करना चाहता हूं। 1885 में इस संस्थान की स्थापना हुई। बदकिस्मती से देश को अंग्रेजों से आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में जाना पड़ा। कांग्रेस ने कभी भी अपनी कोई विचारधारा रखी नहीं, कभी थी ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि उसे राष्ट्र और इसकी संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। यह वो पार्टी रही जिसने अपनी स्थापना को लेकर आज तक हमेशा हिंदू और सनातन धर्म के प्राकृतिक हित के खिलाफ काम किया। वो चाहे कोई भी हो, जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पूरा नकली गांधी परिवार, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने अपने तरीके से कभी न कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को चलाया। हर वक्त, हर कदम, हर मोड़ पर लगभग सारे कांग्रेसियों ने भारतीयों के साथ धोखा किया। इस बात का ध्यान रखा कि भारत कभी भी तरक्की न करे और जहां है वहीं पर रहे। इंग्लिश में जिसे हम स्टेटस को कहते हैं। 1857 का वो वर्ष था जब भारत ने भारतीय स्वतंत्रता इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक देखी थी। ये भारत के सभी छोटे और बड़े राज्यों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अब तक का पहला और आखिरी पूर्ण रूप से व्यापक विद्रोह था, जिसमें भारतीय सेनानियों की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। यह न केवल 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का अंत था, बल्कि अगले 5 दशकों के लिए संगठित जन आंदोलन का भी अंत था। हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसा भारतीय नेतृत्व का पुनरुत्थान जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की कमान संभाल सकता था, उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। लगभग सभी रजवाड़े अंग्रेजों का विरोध करने में अक्षम थे। क्रांति का आर्थिक बोझ इन सभी पर बुरा असर डाल रहा था। ये सभी छोटे बड़े राज्य अपने राज्य को अंग्रेजों द्वारा किसी भी बहाने हथियाने से बचने के प्रयास में लगे हुए थे। इस महायुद्ध में भले ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये भली भांति समझ आ गया था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए एक बड़ा मौका देखा और सारे भारतीय मामलों को सीधे अपने हाथों में ले लिया। जिसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारतीय विधान परिषद में अब भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था। ब्रिटिश प्रणालियां लागू की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षण प्रणाली, सरकार संचालन, कर वसूली जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम लागू की गई थी। ब्रिटिश सरकार मैकाले द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति के जरिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही थी। हर छोटे छोटे गांव में, मंदिरों में जो शिक्षा देने की हमारी परंपरा थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
जहां लड़के लड़कियां पारंपरिक रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। ये सदियों पुरानी शिक्षा प्रणाली भारत के तत्कालीन उच्चतम शिक्षा के स्तर का मुख्य कारण थी। अंग्रेजों ने भारत की बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित रखना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय संस्कृति और उसके विकसित आर्थिक साम्राज्य का राज उसकी शिक्षा प्रणाली में छुपा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा को ही सीमित कर दिया था ताकि एक तरफ उन्हें अपने शासन चलाने के लिए जरूरी कर्मचारी मिलते रहें, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित रहे, गरीब रहे और दुनिया की रेस में पिछड़ जाए। अपने इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत थी। सामान्य रूप से अगर देखें तो इतिहास की शिक्षा जनता के दिल में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाती है, लेकिन शिक्षा के अभाव में जनता के पास अब सीखने और संजोने के लिए कोई अतीत का अस्तित्व ही नहीं बचा था। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर ज्ञान कम होता चला गया और अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया झूठ सच बनता गया। शिक्षा देने वाले ब्राह्मण समाज के दुश्मन बन गए। अशिक्षित भारतीय समाज को जातियों में बांटा गया और इस जातिवादी प्राचीन वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ा गया और इसे दूषण बताकर इसका ठीकरा प्राचीन हिंदू ग्रंथों पर थोपा गया। अब शिक्षित जनता के अभाव में सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था पर आपस में लड़ाई करवा दी। एक गुप्त योजना के तहत भारतीय समाज विभाजित हो रहा था और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा था। इसकी मरम्मत संभव नहीं थी और दूसरी तरफ मानव इतिहास की सबसे बड़ी लूट चल रही थी। भारतीय खजाने को एक दूसरे देश की सरकार द्वारा जिस तरह से लूटा जा रहा था, उसकी मानव इतिहास में कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। ऐसी कोई मिसाल थी ही नहीं और ना है। ये दोहरी लूट थी। हमारे सांस्कृतिक विरासत और हमारे खजाने जो सोने चांदी और अमूल्य हीरे मोती और जवाहरात से लबालब भरे हुए थे, जिसको लूटा जा रहा था। स्थानीय भारतीयों ने असंगठित और अनजान तरीके से अंग्रेजों से कुछ एक छिटपुट लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन भारत में लगातार बढ़ती ब्रिटिश सेना की ताकत के आगे पराजित हो गई थी। 1857 की लड़ाई अंग्रेज हारते हारते जीते थे और वो जानते थे कि नसीब हमेशा साथ नहीं देता। अंग्रेज सेना में भारतीय सैनिक ही थे और उन्होंने ही ये लड़ाई भारतीय सैनिकों के बल पर ही जीती थी। और अंग्रेज भी अब ये नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी कोई क्रांति दोबारा हो। अंग्रेजों ने एक ऐसे मंच का निर्माण को प्रोत्साहित किया जहां लोग आकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाखुशी और गुस्सा व्यक्त कर सके। इसे एक ऐसा मंच होना था जो दबाव मुक्ति वाल्व के रूप में कार्य करे और ये ध्यान रखे कि अंग्रेजों के खिलाफ जनता का गुस्सा कोई व्यापक आंदोलन या क्रांति का स्वरूप न ले ले। वर्ष 1885 में इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक संस्था बनी जो एक ऐसा मंच भारतीय लोगों को देने वाला था। अब इसे स्थापित करने वाले संभ्रांत सज्जनों के नाम पर एक नजर करनी चाहिए, जिसमें एहो ह्यूम्स, विलियम वेडरबर्न, दादा भाई नवरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जैसे कुछ नाम थे जिनकी कोई
राजकीय महत्वाकांक्षा या हैसियत नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं, और यही नहीं, इन्हें भारतीय जनता का भी कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। 1905 तक, यानी कि अगले 2 दशकों तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक श्रीमंत लोगों का क्लब बना रहा। यह कांग्रेस के इतिहास की संक्षिप्त प्रस्तावना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और चाहते हैं कि आपके दोस्त रिश्तेदार भी इसे देखें और जानें तो इसे शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।